नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं ब्रेकिंग स्टूडियो दीपेश के पास, जहां उनके पास है कोई बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। और इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर भोपाल से। कलियासोत डैम में मगरमच्छ का हमला, युवकों पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया है। अमित जाटव पर मगरमच्छ ने हमला किया है। दोस्त की जान बचाने मगरमच्छ से युवक भिड़ गया। गजेंद्र घायल दोस्त को छुड़ाया और मगरमच्छ के चंगुल से घायल अवस्था में अपने दोस्त को छुड़ाने का काम किया। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। कलियासोत डैम में किस तरह से दो युवक जब वहां पर नहा रहे थे तो अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और मगरमच्छ के हमले से ये दोनों युवक अचानक भयभीत हो गए, डर गए, घबरा गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और एक युवक ने दूसरे की जान बचाने का काम किया। आगे जा रहा हूं मैं, तू जाना आगे। आगे जा रहा हूं मैं, तू जाना आगे। आगे जा रहा हूं मैं, तू जाना आगे। ये देखा आपने किस तरह से अचानक मगरमच्छ आती है और एक युवक पर हमला करती है और दूसरा भयभीत होकर भागता नहीं है, अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़ जाता है मगरमच्छ से। और आप अगर इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो अचानक से जो मगरमच्छ का हमला होता है वो आपको थोड़ा सा नजर भी आएगा कि किस तरह से मगरमच्छ इस युवक को पकड़ती है और फिर ये युवक भी अचानक अंदर जाता है, दूसरा दोस्त उसे बचाता है और फिर दोनों युवक बाहर निकलते। आगे जा रहा हूं मैं, तो मगरमच्छ जैसे कि इस युवक को पकड़ता है वैसे ही दूसरा दोस्त भी उसे बचाने के लिए तत्परता दिखाता है और उसे छुड़ा लेता है। लेकिन अचानक हुए इस हमले से ये युवक भी घबरा जाते हैं, वहां मौजूद आसपास जो लोग थे वो भी घबरा जाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अचानक ये हमला हुआ है और इस हमले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो मेरे साथ में था क्योंकि मुझे हुआ तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो नहाते वक्त ही आप पे हमला कर दिया था? जी जी, बस ये वाला पूरा पैर यहाँ से इतना पूरा। फिर क्या हुआ? आपके दोस्त मतलब आपको बचाया? जी, मतलब मुझे तो अंदर ले गया था वो, तो इनने कुछ इनको नुकीली चीज़ मिली वहाँ पे, तो इनने उससे उस पर हमला किया। तब उनने वो मगरमच्छ ने मुझे छोड़ा, फिर आया, मैं ऊपर आया, इनने मुझे सहारा दे के ऊपर चढ़ाया। एकदम से इनकी ये पैर पकड़ लिया, जान पकड़ा और ये एकदम से चिल्लाया और चिल्लाते के साथ ये अंदर लेके चला गया। क्या था? मगरमच्छ। फिर इनको वही जो डंडा था साइड में, मोबाइल जिस पे लगाए थे वीडियो बनाए थे, वो डंडा निकाल के मैं भी कूद गया पानी में पीछे पीछे। फिर गया अंदर तो ये हाथ में जब मगरमच्छ टच हुआ हमारे हाथ में लगा तो वही डंडा उसके ऊपर रख के और पूरी ताकत से मैंने अंदर दबा दिया। तो डंडा गड़ा तो उसने उसका मुंह खुलना हो गया मगरमच्छ का, तो ये ऊपर आ गए थे। जब मैं पानी से ऊपर आया तो ये ऊपर पहुंच चुके थे। अच्छा। करीब 5-6 फीट नीचे लेके चला गया था पानी। तो सुना आपने, कभी आपने सुना होगा काल के गाल से बाहर निकाल लेना और काल में समाते समाते जिंदगी को बचा लाना, यही ये दोनों दोस्तों की कहानी है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ हुआ था? कैसे अचानक का ये पूरा वाकया, ये कैसे अचानक ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, कलियासोत डैम है भोपाल का, जहां पर ये दोनों युवक नहाने पहुंचे और उसी दौरान नहाते नहाते एक युवक गहरे पानी में चला गया और उसे पता नहीं था कि गहरे पानी में मगरमच्छ बैठा है। और मगरमच्छ के ऊपर जब उसका पैर रखाया तो मगरमच्छ ने उसके ऊपर हमला कर दिया और जिसके चलते जो उसका एक सीधा पैर था उस पर मगरमच्छ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, जबड़े में ले लिया। उसके बाद युवक घबराया, चिल्लाया
और उसका जो दूसरा दोस्त है गजेंद्र, उसने उसकी उसी समय मदद की और पानी के किनारे पे ही खड़ा था, उसने उसके साथ पकड़कर बाहर पानी के निकाला, मगर जब तक मगरमच्छ उसका एक पैर दबा चुका था, जिसके चलते उसका पैर काफी लहूलुहान हो गया था, मगर मगरमच्छ कुछ हद तक संभल नहीं पाया पानी में और वापिस दोबारा हमला नहीं कर पाया। तो कह सकते हैं इसके चलते जो युवक है उसकी जान बच पाई और एक दोस्ती की मिसाल भी कायम हो गई कि मगरमच्छ को देखकर उसके दूसरे दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी और डरकर भागा नहीं और अपने दोस्त की जान मौत के मुंह से निकालकर वापस लाया। फिलहाल जो युवक है उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, निजी अस्पताल में एडमिट है और वहां पर उसकी अभी इलाज किया जा रहा है। मगर कह सकते हैं कि ये वन विभाग या फॉरेस्ट विभाग का बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि डैम में हर साल मगरमच्छ आते हैं, वहां पर सड़कों तक निकल आते हैं, मगर किसी तरह का कोई सूचना या कोई ऐसा बोर्ड वहां नहीं लगाया है जिससे लोगों को ये पता चले कि गहरे पानी में मगरमच्छ है और वहां नहाना मना है। बिल्कुल जितेंद्र, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सही होती दिखाई देती है। लेकिन सवाल यही, जिस बात का जिक्र आपने भी किया, भोपाल के तमाम तालाब जो हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसे की खबर उनसे जुड़ी हुई है और वो हम हमेशा देखते भी हैं, सुनते भी हैं और दिखाते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या यहाँ पर जागरूकता की कमी नजर आती है? क्या यहाँ पर जो इंतजामात होने चाहिए उनकी भी कमी दिखाई देती है? बिल्कुल, भोपाल की जो बात करें कि भोपाल झीलों की नगरी और तालाब और डैम के लिए फेमस है, मगर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि डैम में हर साल युवकों की जान चली जाती है। पानी बढ़ जाने के चलते लोग गर्मी से निजात के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, नहाने के लिए कपड़े धोने पहुंचते हैं। मगर ये पहला ऐसा मामला था जहां पर मगरमच्छ ने किसी युवक पर हमला किया। इसके पहले मगरमच्छ किनारे तक आ जाते थे, बस्तियों तक पहुंच जाते थे, मगर उन्होंने किसी को अपना निवाला बनाने की कोशिश नहीं की। मगर अब मगरमच्छ भी आदमखोर हो रहे हैं, चूंकि कह सकते हैं कि उनके पास भोजन की कमी है, उनके या उन्हें सही तरह से पानी में चीजें नहीं मिल पा रही, तो इसलिए अब जो लोग किनारे पहुंचे हैं उन तक अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मगरमच्छ की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके पहले मगरमच्छ एक सड़क पर निकलकर आ गया था, जिसने 1.5 घंटे तक पुलिस और यातायात को रोक दिया था। तो कह सकते हैं कि कलियासो डैम में मगरमच्छों का कुनबा बढ़ गया है, मगर जो प्रशासन है, वन विभाग है, अभी तक अलर्ट नहीं हो पाया है और कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर दिखाने का मकसद एक ये भी है कि जागरूकता लोगों में भी आए कि इस तरह से अपनी जान जोखिम में लोग भी न डालें और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल में भर्ती है, मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। सिंधिया का कोरोना टेस्ट होगा। सिंधिया परिवार की वरिष्ठ महिला भी अस्पताल में भर्ती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। दिल्ली में लगातार मामले कई निकलकर सामने आ रखे हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ इस मामले को देखा जा सकता है, क्योंकि बताया यह जो रहा है कि सिंधिया का भी कोरोना टेस्ट होगा, उनमें भी कुछ लक्षण ऐसे पाए जा रहे हैं। नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त में मैं साउथ दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल के ठीक बाहर हूं, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। कल शाम के वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों की अगर माने तो कल शाम में उनको अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत मिली और उसके बाद वो खुद यहाँ पर आए। उनके साथ में उनके जो घर में रहने वाले जो कर्मचारी हैं वो उनको लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पे भर्ती कराया गया। और इस वक्त में उनको कई तरह के जो टेस्ट हैं बाकायदा वो करवाए जा रहे हैं, लेकिन जो औपचारिक तौर पर इस मामले पर अभी नहीं बताया गया है कि क्या क्या उनको परेशानियां थी, किस तरह की परेशानियां थी और उसको किस वार्ड में रखा गया, इस बारे में अब औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कल उनको अचानक जो तबीयत खराब होने के बाद यहाँ पे भर्ती कराया गया और थोड़ी देर के बाद इस मामले पर हो सकता है कि साकेत मैक्स जो हॉस्पिटल है वो इस मामले पे औपचारिक तौर पर बयान भी जारी करेगी और इस मामले पर औपचारिक तौर पर बताएगी कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस वजह से यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो सुना आपने, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी जानकारी नहीं बताई जा रही है, ना ही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ कहा गया है या ना ही किसी की कोई किसी और अथॉरिटी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि आखिर उनके किस तरह के टेस्ट हो रखे हैं या फिर उन्हें किस बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोरोना का टेस्ट उनका होगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से, पुलिस की बर्बरता पर डीजीपी सख्त, आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के निर्देश। आईजी और एसपी को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों ने लोगों के साथ मारपीट की थी, मारपीट का वीडियो
जमकर वायरल हुआ था और इस पूरे मामले को सीएम ने भी संज्ञान में लिया था और उन्होंने भी इसे अमानवीय बताया था, जिसके बाद डीजीपी अब सख्त हो गए हैं और उन्होंने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आईजी और एसपी को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं रायपुर से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? और राजधानी रायपुर में जिस तरह से एक टीआई ने बर्बरता पूर्वक जो लाठी भांजी थी, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफी इस मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद आज डीजीपी ने बाकायदा इस पूरे मामले में एक आदेश जारी किया है और आदेश में ये कहा गया है कि अगर किसी प्रकार से भी अगर किसी व्यक्ति के साथ में पुलिसकर्मी या पुलिस के अधिकारी मारपीट करते हैं तो उनपे सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित मामले में उनपे मुकदमा चलाया जाएगा, बाकायदा उनपे एफआईआर तक होगी। इस तरह से कड़े निर्देश सभी प्रदेश के जो एसपी हैं, आईजी हैं, उनको दिए हैं और लिखित में आदेश दिए हैं कि अगर दोबारा इससे होता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे पुलिसकर्मी किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी हो, चाहे वो वर्दी में है या फिर जिस तरह से पुलिसकर्मी में जो दुर्व्यवहार की हमेशा शिकायतें आती रहती हैं, उसके बाद से डीजीपी ने सख्त निर्णय ये आदेश दिए हैं कि अब दोबारा इस तरह से अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई या इस तरह से कुछ मारपीट की घटना पुलिसकर्मी के द्वारा की जाएगी तो उस पर मुकदमा से समेत उसको तत्काल तो एक तो उनको सस्पेंड करना होगा, तो सस्पेंड करने के बाद उन पर फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी गंभीर ये मामला था, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जताई थी। चलिए अब अन्य खबरों के लिए एक बार फिर रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया दीपेश आपका। और चलिए कुछ और खबरें दर्शकों को बता देते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की बिसात जो है वो बिछनी शुरू हो गई है और इसको लेकर बीएसपी विधायक से जब संजीव कुशवाहा जो हैं उनसे जब सवाल किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो राज्य सरकार के साथ हैं। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें फ़ोन करके समर्थन मांगा है तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी को तय करना है कि राज्यसभा चुनाव में किसका समर्थन किया जाना है। बसपा विधायक संजू कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी आप किस पार्टी की तरफ खड़े हुए नज़र आते हैं? अभी हम सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि क्षेत्र के विकास की बात है। शिवराज जी से भी इस संबंध में बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो क्षेत्र के विकास के लिए हम सरकार के साथ हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या निर्णय होने वाला है आपकी तरफ से, किसे वोट करेंगे? देखिए, अब राज्यसभा चुनाव के बारे में तो आप पहले व्यक्ति जो पूछ रहे हैं, अभी तक इसकी सरगर्मियाँ शुरू हुई नहीं हैं और किसी ने अभी चर्चा भी नहीं की है और हमारी पार्टी से भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो भी पार्टी का निर्देश होगा या जो भी और लोगों से चर्चा होगी उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। क्या बीजेपी ने आपसे संपर्क किया है राज्यसभा चुनाव को लेकर? नहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई किसी से भी। कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उम्मीदवार भी हैं दिग्विजय सिंह, क्या संपर्क में आए हैं आपसे, कोई संपर्क उनका रहा है? हाँ, चूँकि वो उम्मीदवार हैं और जो चुनाव लड़ता है वो अपने वोटरों से सभी से संपर्क करता है। कल उनका फ़ोन भी आया था, उनसे इस संबंध में बात हुई थी राज्यसभा के वोट के संबंध में। कल दिग्विजय सिंह जी का भी फ़ोन आया था। क्या बोला आपने, क्या बातचीत की आपकी, क्या समर्थन दे रहे हैं आप? नहीं, ऐसा समर्थन देने ना देने की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा भाई वोट देना है। हमने कहा जो भी हमारा पार्टी निर्णय लेगी हम उस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, ये थे कुशवाहा जी की, इन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर किन पार्टियों ने संपर्क किया। हालांकि ये निर्णय पार्टी स्तर पर होगा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा सपा किस ओर जाएगी। कैमरामैन उबैद के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बीजेपी की और सिंधिया की। सिंधिया बीजेपी में ये तो सभी को पता है, लेकिन 3 महीने पहले आए और हुआ क्या, उनकी रफ्तार जो देखने को मिल रही है उससे बीजेपी के कई बड़े नेता भी शायद हक्के बक्के रह गए। दरअसल आपको बताएं कि विधानसभा उपचुनाव संचालन समिति से जो लिस्ट जारी हुई है उससे सवाल उठ गए। 3 महीने में ही सिंधिया ने बीजेपी के कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़ दिया है और इस समिति में सिंधिया का नाम 6वें नंबर पर लिखा गया है।
2 केंद्रीय मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री भी सिंधिया से नीचे हैं। 10 पूर्व मंत्रियों के नाम भी सिंधिया के नाम के नीचे लिखे गए और करीब 3 महीने पहले सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि अभी राज्यसभा सांसद वो चुने नहीं गए, लेकिन उनकी रफ्तार जो है वो देख लीजिए बीजेपी में कितनी है कि विधानसभा उपचुनाव संचालन समिति की जो लिस्ट जारी हुई उसमें उनका नाम 6वें नंबर पर लिखा गया है। और बीजेपी के कई कद्दावर नेता, कई बड़े मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, उनका भी नाम उनके नीचे है। जिनको आयातित किया गया है वो 6ठे नंबर पे पहुंच जाते हैं। और जिन लोगों ने जीवन भर अपना संगठन के अंदर दिया, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बनाने का दिया, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हो, चाहे बड़े बड़े नेता रहे हो, वो 10वें से 20वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। पर कहीं ना कहीं आयातित नेताओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लगातार जो पंच निष्ठा की बात करते थे, कैडर वित्त की बात करते थे, आज सारी चीजें धरी हुई है और खरीदे हुए योद्धाओं के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर युद्ध लड़ना चाहते हैं। पर ध्यान रखे बीजेपी, कभी भी खरीदे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं जीता जाता है। युद्ध के लिए कमिटेड सैनिक चाहिए रहते हैं और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार दरकिनार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और ये कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारियों का कैडर मैनेजमेंट का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की भावना से हर एक का स्थान है और सम्मान है। कांग्रेस केवल सिंधिया फोबिया से ग्रसित होने के कारण अनर्गल अटकलें लगाती है, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। हमारे लिए हर एक नेता का महत्व स्थान सुरक्षित है, निहित है। और मुझे लगता है कि कम से कम अधिकारियों के प्रोटोकॉल और अधिकारियों के कैडर मैनेजमेंट की तरह। तो 24 सीटों पर होना है उपचुनाव और इस उपचुनाव के लिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस का प्लान यह है कि 2018 में जिस तरीके से काम किया गया था, जो प्लान बनाया गया था, उसी को लागू किया जाएगा। चुनावी फॉर्मूला वही लागू होगा जो 2018 में था। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ निजी एजेंसियों के जरिए 15 जिलों के 24 विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रहे हैं। इसके लिए 3 सर्वे एजेंसी का सहारा लिया गया है। इस सर्वे में विधानसभा क्षेत्रों में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। इसके बाद कांग्रेस विधानसभा की 24 सीटों के लिए अपना घोषणा पत्र और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। बड़ा स्टेट का है कि हम टिकट जो है सर्वे के आधार पर देंगे, 1-1, 2-2, 3-3, बाकी अलग अलग तरीके से सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में जो नंबर 1 पे आएगा उसी को टिकट देंगे। इसलिए टिकट में कहीं कोई कांग्रेस पार्टी में झगड़ा नहीं, ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस सर्वे कराए या कुछ कराए, उसकी दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गए। जनता ने मान लिया है कि कांग्रेस का जो गलती से शासन मध्य प्रदेश में आया था उसने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये 24 के 24 चुनाव के निर्णय के बाद पता लगेगा कि कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। भारतीय जनता पार्टी सभी तो जनप्रतिनिधियों और नेताओं की बातें बता रही हैं कि वो अब चुनावी रण में कूदने के लिए तैयार हो चुके हैं। दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इस बीच कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में हो क्या रहा है? कोरोना काल में ये हो रहा है कि लोगों के रोटी के लाले तक पड़ गए हैं। जी हाँ, बात भोपाल की कर रहे हैं, जहां पर एक महिला को अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा है। 6,000 रुपए में उसने अपना मंगलसूत्र बेचा क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। दरअसल इस महिला का नाम कौशल्या पाटिल है और ये राजधानी के बिरला मंदिर के पास प्रसाद और फूल बेचकर परिवार का गुजारा करती थी। लेकिन मंदिर बंद हो गए, हालांकि कल से खुल गए, लेकिन इसके पहले जब इतनी बुरी स्थिति हो गई इतने वक्त से, तो इसे अपना मंगलसूत्र महिला को बेचना पड़ा, राशन का इंतजाम करना पड़ा और मंत्रालय और विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर अपने परिवार के साथ ये महिला रहती है। कोरोना आपदा के दौरान सरकार मदद के लिए आगे आ रही, लेकिन मदद उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही। यही कारण है कि राजधानी भोपाल में जो मंत्रालय है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, बिरला मंदिर के पास मंत्रालय। लेकिन एक परिवार कौशल्या का ऐसा भी है जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो यहाँ पर प्रसाद और फूल की दुकान, जो कि मंदिर हालांकि बंद है, इसी कारण उनका रोजगार पूरी तरीके से ठप है। हम बात करेंगे उनसे। कौशल्या जी, आपके सामने स्थिति काफ़ी संकट पूर्ण है और यही कारण है कि आपको अपने सुहाग की निशानी जिसे कहते हैं मंगलसूत्र, वो भी बेचना पड़ा।
भेज दिया बाबूजी, अब इसको भी बेचना है, अपन कल दुकानें बंद थी, अब घर का खर्चा तो चलना ही है। अब भूखे तो अपन रह नहीं सकते, किसकी कमाई है नहीं। अब आशा के मारे बैठे थे कि चलो भैया आप तो मंदिर खुलेगा, आप तो मंदिर खुलेगा। पनो एक दिन पेपर की बात सुनी कि भाई मंदिर नहीं खुलेगा, वो खुलेगा अभी तो प्रसाद नहीं बिकेगा। और ये क्या, यहाँ गाड़ी खड़ी होने की भी जगह नहीं, गाड़ी खड़ी होती है तो प्रसाद बिकता है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीपेश हमारे साथ जुड़े थे ब्रेकिंग स्टूडियो से। दीपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।